हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है कि पार्टनरशिप के अंदर हमने पढ़ा था कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन कितने कितने टाइप से हो सकता है। पहला था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर चेंज हो जाए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कि जो हमारे पार्टनर्स हैं, मान लीजिएगा 3 पार्टनर हैं ए बी सी, उन पहले 3:1 था, अब उनका इक्वल इक्वल रेशो हो गया। ठीक है, तो इट मीन जो पार्टनर हैं उन्हीं के बीच में रेशो चेंज हो जाना, तो वो भी क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा पढ़ा एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि एक पार्टनर का एक नए व्यक्ति का साझेदारी में एंट्री हो जाना। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि अब कोई पार्टनर रिटायर होकर के चला जाता है। इट मीन्स जिस टाइम हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट की गई थी उस टाइम जो हमारे पार्टनरशिप डीड में रहा था कि कितने साल तक पार्टनर रहेंगे, कोई भी पार्टनर पार्टनर रह सकता है। एक तो लाइफ टाइम के लिए पार्टनर्स हो सकता है या फिर कोई कुछ टाइम के लिए पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो सिर्फ 5 इयर्स या 2 या 3 इयर्स के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पार्टनर हैं, तो जैसे उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो वो पार्टनर रिटायर हो जाता है। ठीक है, या फिर कोई पार्टनर है कि अपनी विलिंग से साझेदारी को छोड़ना चाहता है। ठीक है, तो उसको फर्म को एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही प्रॉपर मतलब प्रॉपर नोटिस देगा और सभी साझेदार क्या होंगे, सहमत होंगे, तो पार्टनर पार्टनरशिप में से रिटायर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि अब किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो, अब डेथ तो अनिश्चित है, किसी भी टाइम डेथ हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कोई पार्टनर छोड़ करके जाएगा या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो इससे भी हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेशो में चेंज आएगा। जो पार्टनर आएगा जाएगा वो अपने हिस्से का जो भी था, इट मीन्स अपने हिस्से की गुडविल, अपने हिस्से का रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस में अपना हिस्सा। ठीक है, तो इस सब के जाएगा। ओके, तो जैसा कि हमने कहा कि एक पार्टनर जो जाएगा या जिस पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो उसको सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो शेयर इन द गुडविल, कि जिस टाइम रिकंस्टिट्यूशन होता है फर्म का तो उसी टाइम हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जैसे ही फर्म के अंदर रिकंस्टिट्यूशन होगा, ठीक है, तो हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास वही मेथड्स रहेंगे। कौन कौन से मेथड्स थे हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और तो इसमें हमने सबसे पहला था कि शेयर इन द गुडविल, तो हम जो भी पार्टनर जाएगा या जिस भी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसको अपनी अपने हिस्से की गुडविल मिलेगी। ठीक है, तो मैं जैसे आप लोगों को बताती आई हूँ कि जिस भी पार्टनर को मिलेगी उसको हम क्रेडिट करेंगे और जो भी पार्टनर देगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि गुडविल का वैल्यूएशन भी सेम टाइप से किया जाएगा। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गेन और सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो गेन और सेक्रीफाइस रेशो में क्या होगा, क्योंकि अब एक पार्टनर छोड़ करके जा रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का हिस्सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट पहले मान लीजिएगा पहले 3 पर्सन थे, पार्टनर थे, जो प्रॉफिट 3 में बढ़ता था अब वो प्रॉफिट 2 में बटेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह जाएंगे, ठीक है, तो उनका हिस्सा बढ़ जाएगा, तो उनको क्या होगा, गेन होगा, और जो पार्टनर छोड़ करके जाएगा उसको क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पर कि तो हमें गेन और सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएंगे, और टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके,
नेक्स्ट होगा शेयर्स इन द रिजर्व। ठीक है, तो सबसे पहला जैसा कि हमने पढ़ा अभी, नेक्स्ट आता है कि शेयर्स इन द रिजर्व्स। ठीक है, अब क्या होगा, बैलेंस शीट में आइटम्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि असेट साइड में हमारे पास क्या क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स। असेट साइड में एक तो होगा गुडविल, दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, दैट मीन क्या होंगे ये लॉसेस। और दूसरी साइड ये गुडविल कौन सी होती है, ये परचेज गुडविल होती है जिसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे होते हैं। दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जो कि असेट साइड में होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। हमेशा ध्यान रखना है बैलेंस शीट का कोई भी आइटम अगर होगा तो चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, कोई भी केस हो, तो क्या करेंगे, हम उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ है शेयर इन रिजर्व, तो पिछले वर्षों के जितने भी हमारे पास प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इनको भी हम क्या करेंगे, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को भी उसके पूंजी खाते में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा फिर, थर्ड आता है, नेक्स्ट आता है रीवैल्यूएशन इन असेट्स एंड असेट्स ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो हम असेट्स एंड लाइबिलिटीज का क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे, और रीवैल्यूएशन करने के बाद फिर हम उसको भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जो पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल को उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बात आती है कि अब हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर्स के केस में। तो कहता है कि अगर कोई भी पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है तो उसके लिए हमें कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की जरूरत होगी। सबसे पहले तो हमें गेन और सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि ज़्यादा में से कम घटाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि पहले पार्टनर्स जो प्रॉफिट 3 में बढ़ता था अब वो प्रॉफिट 2 में बढ़ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा किस में हुआ, जो 2 में है। ठीक है, इसलिए क्या रहेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, गेनिंग रेशो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, ख्याति की प्रविष्टियाँ, इट मीन्स हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे गुडविल की। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज करेंगे, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान करेंगे, और पूंजी खातों का लाभ विभाजन अनुपात में समायोजन करेंगे। तो इस चैप्टर में हमारे लिए जो नया है वो क्या रहेगा, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान करना, की पेमेंट कैसे की जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को जब हम आएंगे तो उसी टाइम बताऊंगी। और नेक्स्ट क्या रहेगा, फिर उनके कैपिटल अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के अंदर एडजस्ट करना, ये भी हम जैसे हम पीछे करते आए हैं उसके जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमने क्या देखना है बेटा जी, जब कोई पार्टनर, सबसे पहला केस क्या हो सकता है कि जब कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है तो जो बाकी रिमेनिंग जो पार्टनर्स बच जाते हैं उनका रेशो क्या रहेगा। ठीक है, और उनके लिए गेनिंग रेशो क्या रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिएगा हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है XYZ 543 का इनका रेशो है। मान लीजिएगा X रिटायर हो जाता है तो बाकी बच गया Y और Z का रेशो, जो बच गया वही उनका क्या होगा, न्यू रेशो होगा, और वही उनका क्या होगा, गेनिंग रेशो होगा। ठीक है, जैसे XYZ है पार्टनर्स, उनका रेशो 543 है। कैलकुलेट द न्यू रेशो व्हेन एक्स रिटायर, जब एक्स रिटायर हो जाता है तो बाकी वाई और जेड का कितना हिस्सा बच गया, 4 और 3 बच गया, तो यही उनका क्या है, न्यू रेशो है, और यही उनका गेनिंग रेशो है। ठीक है बेटा, ऐसे ही वाई रिटायर हो जाता है तो न्यू रेशो 5 और 3, और गेनिंग रेशो ऑल्सो 5 और 3। जेड रिटायर हो जाता है तो 5 4, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर 5 4 उनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। फाइंड आउट द न्यू रेशो इफ बी रिटायर्स। ठीक है, सेम पॉइंट बिल्कुल, पहले आप इनको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/6, तो हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया रेशो हमारा 3:1। बी रिटायर हो जाता है तो न्यू रेशो क्या रहेगा, 3:1। ठीक है, 3:1। ऐसे ही फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है PQR 1/2, 2/5 एंड 1/10 है इनका रेशो, तो अब 5 4 1 है, तो कौन रिटायर हो जाता है, पी रिटायर हो जाता है, तो पी रिटायर होने के बाद 4 और 1 बच जाता है,
तो यही इनका गेनिंग रेशो होगा और यही इनका न्यू रेशो होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या रहेगा बेटा, कई बार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा शेष साझेदारों द्वारा विशेष अनुपात में ले लिया जाता है। क्या कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर्स होता है वो अपना हिस्सा बाकी पार्टनर से कुछ विशेष अनुपात में लेता है। तो जब देखो बेटा जी, इन्होंने जैसे केस में पढ़ा था कि किसी विशेष अनुपात में देते हैं, भाई जिस अनुपात में देते हैं तो वही उनका सेक्रीफाइस होगा। सेम एज इधर कि जिस अनुपात में उन्होंने जिस रेशो में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसने अपना हिस्सा उनसे लिया, तो अदर पार्टनर्स का तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखो तो ऐसी अवस्था में शेष साझेदारों के पुराने अनुपात में उनके द्वारा लिया गया हिस्सा जोड़कर नए अनुपात की कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, ए बी सी आर पार्टनर्स, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3। सी रिटायर्स, यहाँ पे हम न्यू रेशो की कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी हम गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब किसी स्पेसिफिक रेशो में अदर पार्टनर से हिस्सा लेता है तो जिस रेशो में उनसे लिया है उस रेशो को जोड़ दो। ठीक है, तो नए पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि सी रिटायर, ठीक है, एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है, कि उसका जो हिस्सा है ए और बी ने 3 और 2 के रेशो में लिया है। तो इसका मतलब है कि सी का शेयर था कितना, सी का शेयर था 3/12। 3/12 का 3/5 ए लेगा। ठीक है ना, इट मीन्स ए विल गेन कितना, 3/5 ऑफ 3/12। ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे 9/60। तो ए का शेयर कितना हो गया, पहले 5/12 था और प्लस अब कर देंगे 9/60 और ऐड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 34/60। ठीक है, सेम एज बी का रहेगा। तो बी ने कितना लिया है, 2/5 लिया है, कितने का, 3/12 का। तो 2/5 ऑफ 3/12 6/60। तो बी का शेयर कितना हो गया, पहले शेयर था बी का 4/12, अब उसको 6/60 और मिल गया, तो 26/60। इट मीन्स न्यू रेशो कितना हो गया, 17/17:13। क्लियर, समझ आ रहे हैं बेटा। सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अब कहता है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1/4 2/5 7/20। ए रिटायर, हिज शेयर इज टेकन अप बाय बी एंड सी इन द रेशो ऑफ 1/2। अब इन्होंने क्या कहा कि ए का हिस्सा ए और बी ने 1/2 में लिया है, 1:2 में लिया है। तो जिस रेशो में इन्होंने लिया है तो एक तरह से बेटा यही इनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करें। तो ए का शेयर कितना था, 1/4 था, 1/4 का 1/3 बी ने लिया है, 1/4 का 2/3 सी ने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/4 का 1/3 इट मीन्स 1/12 बी ने लिया है, तो बी का शेयर पहले कितना था 2/5, अब 1/12 और मिल गया, तो 29/60 हो गया। सेम एज सी का निकाल देंगे, 2/5 था पहले और अब उसको 2/3, 1/4 का 2/3 इट मीन्स 2/12 हो गया। अब उसका पहले शेयर था 2/5, 2/12 और मिल गया उसको। ठीक है ना, सॉरी सी का तो 7/20 था, 7/20 प्लस 2/12 और मिल गया, तो 31/60 हो गया। तो न्यू रेशो कितना हो गया, 29/31। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा जी गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो होता क्या है कि जब कोई पार्टनरशिप को छोड़कर चला जाता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो कम पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या रहेगा या इस सिचुएशन में क्या रहेगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, बाकी बचे हुए जो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट का हिस्से में से कुछ ना कुछ, उनके हिस्से में कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, उनका हिस्सा कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो ये बढ़ा हुआ हिस्सा होता है यही उनका क्या होता है, गेनिंग रेशो होता है। ठीक है, तो ये अनुपात क्यों ज्ञात करते हैं हम, क्योंकि जो पार्टनर जाएगा या जिस पार्टनर की डेथ होगी तो अपने हिस्से की गुडविल लेकर के जाएगा, अपने हिस्से का अपना अपना हिस्सा लेकर के जाएगा वो। ठीक है, जहां जहां उसने शेयर कर रखा था। ठीक है, तो वो गेनिंग रेशो में लेकर के जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर क्या है, यह अनुपात इसलिए ज्ञात किया जाता है क्योंकि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार अपनी ख्याति की राशि इसी अनुपात में
शेष साझेदारों से वसूल करता है। ठीक है, कैलकुलेशन क्या रहेगी अभी बताई। ये अगर कुछ नहीं कह रखा है तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको छोड़ करके बाकी जो रेशो बच जाता है वही उनका न्यू रेशो होगा और वही गेनिंग रेशो होगा। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा कि अगर हम न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर देंगे तो हमारा गेनिंग रेशो आ जाएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन, सर्वा वर्मा नीतू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/4, 1/8 एंड 10/16। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इफ शर्मा रिटायर। तो पहले बेटा जी आप इनको सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये रेशो हमारा बन गया 2, 1 एंड 5 का। ठीक है, उन्होंने कहा है कि शर्मा रिटायर हो जाता है तो 1/5 ही न्यू रेशो एंड 1/5 ऑल्सो गेनिंग रेशो। ऐसे वर्मा का हो जाएगा, ऐसे ही नीतू का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे आई थिंक सो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओल्ड रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आगे आता है बेटा जी डिफरेंस बिटवीन द सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशो। इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये रहेगा हमारा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो देखिए कहता है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो। सबसे पहली बात होती है कि सेक्रीफाइस रेशो का मीनिंग क्या है और गेनिंग रेशो का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मीनिंग क्या रहेगा, ये वह अनुपात है जिसमें पुराने साझेदारों द्वारा नए साझेदार के पक्ष में अपने हिस्से का त्याग किया जाता है। ठीक है ना, कि भाई सेक्रीफाइस है, ऑब्वियस है, नया पार्टनर जिस टाइम आएगा तो उसको अपना हिस्से का कितना है, क्योंकि पहले जो प्रॉफिट 2 में बढ़ता था वो प्रॉफिट 3 में बटेगा, तो उनका हिस्सा कुछ ना कुछ कम हुआ। इट मीन्स उन्होंने अपने हिस्से का कुछ पार्ट नए हिस्से के लिए, नए पार्टनर के लिए त्याग कर दिया। तो ये कौन सा रेशो है जिसमें जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने नए साझेदार के पक्ष में अपने हिस्से का त्याग किया है। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें क्या, सॉरी, गेनिंग रेशो और गेनिंग रेशो में वही है। अब यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है वो उसके जाने से या किसी पार्टनर की डेथ हो जाने से बाकी जो हिस्सा है शेष साझेदारों में बटेगा। यह वह अनुपात है जिसमें शेष साझेदारों द्वारा जाने वाले पार्टनरेट में अवकाश ग्रहण करने वाले या डेथ होने वाले पार्टनर की के हिस्से को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इधर क्या था, अपना हिस्सा दे रहे थे किसको, न्यू पार्टनर को। इधर क्या है, जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा अब ये पार्टनर्स लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, गेनिंग कैलकुलेशन क्या रहेगी इधर, त्याग अनुपात नए साझेदार के किस टाइम पे हम सेक्रीफाइस निकालते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में, और गेनिंग रेशो कब निकालते हैं, रिटायरमेंट और डेथ के केस में। कैलकुलेशन इधर क्या होगी, ओल्ड माइनस न्यू रेशो हो जाएगा और इधर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, नए पार्टनर के हिस्से की ख्याति की राशि को सेक्रीफाइस रेशो में पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा। ऐसे ही अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अपनी दी गई ख्याति की राशि शेष साझेदारों से गेनिंग रेशो के अंदर लाभ प्राप्ति अनुपात में दी जाएगी। ठीक है, अब वही बेटा जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो गुडविल के लिए हम सबसे पहले गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। अभी मैंने बताया कि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर्स को देंगे। सेक्रीफाइस कौन करेगा यहाँ पर, जो पार्टनर जाएगा। ठीक है ना, या जिसकी डेथ होगी, क्योंकि अब वो तो अपना हिस्सा छोड़ करके जा रहा है तो ऑब्वियस है सेक्रीफाइस कर रहा है। गेन किसको हो रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स को। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो यहाँ जैसे उन्होंने लिख रखा है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी जगह अगर हम ये वर्ड दे दे बेटा जी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहेंगे सभी को ही गेन हो सकता है कि किसी पार्टनर के जाने से रिमेनिंग पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर को या दो को कोई गेन या सेक्रीफाइस ना ही हो। ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना लिख करके अगर हम यहाँ लिख लें गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट टू किस पार्टनर्स को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, इट मीन्स रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, PQR are partners sharing profits in the ratio of 7/4, are retired and the goodwill of the firm is valued at 1,60,000। आर रिटायर हो रहा है और गुडविल कितनी वैल्यूड हुई है, 1,60,000 रुपए। ठीक है, नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक ऑफ द फर्म।
बुक में कोई गुडविल नहीं है। अगर बुक्स में गुडविल होती तो आप क्या करते, उसको ओल्ड रेसो में सेक्रीफाइस ना, ओल्ड रेसो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है ना। क्योंकि बैलेंस शीट का कोई भी आइटम होगा, ठीक है, अगर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हम उसको हमेशा ओल्ड रेसो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते और उसको एज इट दिखाना चाहते हैं, तो जैसे कि बताया गया था, तो आप गेन और सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करेंगे, उन आइटम्स को ऐड कर लेंगे जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, और फिर उसको गेन और सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आर रिटायर हो रहा है और फर्म की गुडविल 1,60,000 है। तो अभी इस 1,60,000 में पहले आर का हिस्सा निकालेंगे, ठीक है। तो आर का हिस्सा कितना हो गया, 4/16, ठीक है। 7 और 5 12 और 4 16 होता है ना, तो 4/16 हो गया। तो 4/16 इट मीन्स आर का हिस्सा कितना हो गया, 40,000, ठीक है। तो इसमें निकाल लेंगे 1,60,000 का 4/16 इट मीन्स 40,000 हो गया। बुक्स में कोई गुडविल नहीं है। पी एंड क्यू विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। पी और क्यू हैं, इक्वल इक्वल रेशो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो पहले हम गेनिंग रेशो निकालेंगे, इट मीन्स न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। तो देखो बेटा, ध्यान देना इस चीज़ में कि पहले न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो का, कि अब जैसे पी का हिस्सा निकाल रहे हैं 1/2, 1/2, क्योंकि न्यू रेशो 1/2 है, इक्वल इक्वल है। ओल्ड रेशो था 7/16, तो हमने रेशो लिया 16, तो ये आ गया 8 और 7। न्यू रेशो क्या कहता है बेटा जी, एक तरह से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आज उसको 8 रुपये मिल रहे हैं, पहले उसको 7 रुपये मिल रहे थे, ठीक है ना। भाई 8 माइनस 7 है, तो 8 क्या है न्यू रेशो के अकॉर्डिंग, 7 क्या है ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। भाई आज इसको 8 रुपये मिल रहे हैं, पहले मिलते थे 7 रुपये, तो अब क्या हो गया, एक तरह से उसको गेन हो गया, तो 1/16 का उसको गेन हो गया। सेम एज क्यू का, आज मिल रहे हैं 8, पहले मिलते थे 5, तो इसको भी गेन हो गया, ठीक है ना। फायदा हो गया ना कि भाई पहले 5 रुपये मिल रहे थे, अब 8 रुपये मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, तो 3 रुपये का फायदा हो गया, तो इट मीन्स 3/16। तो 1:3 उसका क्या हो गया, गेनिंग रेशो हो गया, ठीक है। अगला सेम पॉइंट, व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, ठीक है, कि जब बुक्स में पहले से ही गुडविल अकाउंट अपीयर है, तो क्या रहेगा कि उसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। गुडविल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको राइट ऑफ करते टाइम पे टू गुडविल कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो वही सेम देखा फटाफट, ABC are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Goodwill is appear in the books at the value of 24,000. B retires and on the day of B's retirement, goodwill is valued at 60,000. ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने, गुडविल इज अपियर इन द बुक्स, बुक्स मीन्स बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में 24,000 रुपये गुडविल है, तो सबसे पहले इसी को राइट ऑफ करो, ठीक है। क्या कर दिया, पहली एंट्री क्या होगी, टू गुडविल, है ना। गुडविल का बैलेंस असेट साइड में है, तो इट मीन्स डेबिट है, राइट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो एंट्री करते टाइम क्रेडिट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, एज बीज चीज तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर फर्म की गुडविल 60,000 है, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे। बी रिटायर हो रहा है तो 2/6, ठीक है, तो 2/6 इट मीन्स 20,000 हो जाएगी बी के हिस्से की गुडविल। और न्यू रेशो दे दिया उन्होंने 3:2, तो पहले गेनिंग रेशो कैलकुलेट करो। गेनिंग रेशो आ गया 3 और 7 का, तो 3 और 7 के रेशो में इनकी क्या करेंगे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स, ठीक है ना। तो 20,000 रुपये को 3 और 7 के रेशो में बांट देंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गया। सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल। अगर किसी पार्टनर को कोई गेन सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है तो उसको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें ए और डी गेन कर रहे हैं, सी रिटायर हो रहा है, तो सिर्फ ए और डी के हिस्से में डेबिट हो जाएंगे और टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ओके, सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ही हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 13 तक सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। मेथड सेम रहेगा जो हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स के केस में करके आए हैं। सेम एज एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स का रहेगा, जो भी हम पीछे